नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसकी क्या वर्तमान कंडीशन है। मणिपुर में हो रहे वायलेंस को कैसे करके पॉलिटिकली हम ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। सबसे पहले तो हम कंडीशन को जानेंगे, कितना हमारे पास डेटा अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं जिनका इंटरनल माइग्रेशन हुआ है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ उनको मजबूरी में भागना पड़ गया है और वो लोग शेल्टर में रह रहे हैं, तंबू तान तान के रह रहे हैं, ऐसी कंडीशन आ गई है। कौन कौन सी बेसिक ज़रूरतें हैं उनकी जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ के लोग, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हाल फिलहाल में देखा जाए ये वायलेंस आखिर हुआ क्यों। ये वायलेंस हुआ था दो कम्युनिटी के बीच में। पहली जो कम्युनिटी है वो एसटी वाले लोग हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले जो लोग हैं वहाँ की हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन देने की बात कर दी। इससे एसटी के जो लोग हैं अपनी संस्कृति को, अपने एरिया को बचाने के लिए विरोध करने लगे। ये विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाई और जगह जगह पर हिंसा की घटनाएं घटित होती हैं। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। मणिपुर में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ है, जाति संघर्ष है, साथ ही साथ दूसरी चीज़ हमको वहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा दिया गया है। यदि राष्ट्रपति शासन लगाना ही था तो इतने साल से ये संघर्ष चल रहा है, उस समय आपने क्यों नहीं लगाए? बात यह है कि अंदर ही अंदर मुख्यमंत्री के पद को लेकर के बहुत वहाँ पर घपला चल रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगा था। 13 फरवरी 2025 को भारत के संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत अनुच्छेद 356 में किस चीज़ का वर्णन है? राष्ट्रपति शासन का, प्रेसिडेंट्स रूल का वर्णन किया गया है। ये चीज़ वहाँ का राज्यपाल बताता है, अपने स्टेट की कंडीशन को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत दिमाग राष्ट्रपति भी लगाता है और राष्ट्रपति सीधे सीधे पीएम के अधीन है, आप ये समझ लीजिए। इसका मतलब ये हो गया है कि मणिपुर सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा जो कानूनी काम है, इनकी पूरी जिम्मेदारी अब सीधे सीधे राष्ट्रपति के पास, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के पास चली गई है। एक चीज यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि राज्य की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको भंग नहीं किया गया है। मतलब खाली लगता है कि यहाँ पर सरकार गिर ना जाए, कहीं कोई कांग्रेस ही ना आ जाए, उसी को बचाने के लिए सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाई है। यहाँ से हमको ये समझ में आता है। तो सरकार ने इसको एनिमेटेड सस्पेंशन में रखा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि सरकार को पुनर्गठित करने का ही समय दिया जा रहा है, इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब राष्ट्रपति शासन आखिर लागू क्यों हुआ? हिंसा तो 2-3 साल से चल रही है। मेन चीज है सरकार को बचाने का। मणिपुर में मई 2023 से ही जाति संघर्ष और कानून की व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन इसके बावजूद भी 20 महीनों तक केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया था। इसका प्रमुख कारण पॉलिटिक्स है, क्योंकि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा है, इसकी आंतरिक गुटबाजी चल रही है और नेतृत्व का संकट चल रहा है। मतलब कोई एक बेटर लीडर नहीं निकल करके सामने आ रहा। अब और भी रीजन की यदि हम बात करें तो देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट क्या रहती है, संवैधानिक बाध्यता की हम बात करते हैं। आर्टिकल 174 कहता है कि 2 विधानसभा सेशन के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। 2 सेशन के बीच मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मणिपुर विधानसभा अपना शीतकालीन सत्र बुलाया ही नहीं, जिससे 12 फरवरी 2025 को यह सीमा समाप्त हो गई है। अब क्या होगा? इसलिए ही राष्ट्रपति शासन शायद लगाया गया है। सेकंड नंबर की बात है वो है मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है 9 फरवरी 2025 को। मणिपुर के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पार्टी में जरूर कोई ना कोई प्रेशर चलते रहा होगा।
तीसरा रीजन है राज्यपाल का निर्णय। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 10 फरवरी 2025 से प्रस्तावित विधानसभा सत्र को अमान्य घोषित कर दिया था। इसका तो रीजन पता नहीं है, लेकिन ये निर्णय राज्य की संवैधानिक स्थिति को और भी ज़्यादा कठिन बना देता है। फिर राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक विद्रोह चल रहा है। बीजेपी में खुद असहमति चल रही है। कांग्रेस ऐसा ना हो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दे, इस स्थिति को और भी गंभीर बना देगी, इसलिए राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया। अब कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ मणिपुर की यदि हम बात करें, जटिल राजनीतिक संरचना की यदि हम बात करें मणिपुर की, तो देखिए हाईली डाइवर्स हमको यहाँ की स्थिति देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर 33 तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं, 33 एसटी ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ हैं, जैसे कि नागा, कुकी, जोमी समुदाय, सब इसी में आते हैं। सेकंड वाला जो समुदाय आता है जिसमें ज़्यादातर मात्रा में ये लोग मौजूद हैं, वो है मैतेई और पेंगल। ठीक है, मैतेई मुस्लिम को पेंगल बोलते हैं। इन्हें गैर जनजाति नॉन ट्राइबल ग्रुप माना जाता है। अब और भी कुछ लोग हैं जैसे कि नेपाली, पंजाबी, तमिल, मारवाड़ी लोग हैं जो कि यहाँ पर रह रहे हैं। मतलब 3 मिलियन लोग हैं ये, लेकिन ये एक बड़ा हिस्सा है। मतलब लेकिन पॉलिटिक्स में इनकी उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने इसका स्वरूप देखे हैं कि भाई राज्य में किसकी कितनी जनसंख्या है। मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जो राज्य की राजनीतिक अस्थिरता और संवैधानिक संकट को बताता है, और उसको सरकार नहीं हैंडल कर पाई है। अब मणिपुर की जो पॉलिटिक्स है वो लोक लुभावन रही है। कैसे भी करके लालच दे करके वोट हासिल कर लो और जीत जाओ, फिर इसके बाद कौन हो तुम, मैं कौन हूं, कोई नहीं जानता है। लोक लुभावन राजनीति का मतलब होता है आम जनता को साधारण और भावनात्मक नारों के माध्यम से अपनी तरफ खींचना है। लेकिन इससे दिक्कत ये होती है कि आप दीर्घकालिक जो काम आपको करने हैं वो आप नहीं कर पाते। खाली आप वोट के लिए महीने के 1000 दे दो, किसानों को साल का 6000 दे दो, इसी से अपना वोट हासिल कर लेते हैं। लोक लुभावन राजनीति 3 प्रकार की हमको देखने को मिलती है। पहली होती है रिकॉर्डरिंग पॉपुलिज्म, सेकंड होती है एडिटिव पॉपुलिज्म, तीसरी होती है क्वाडिटियन पॉपुलिज्म। रिकॉर्डरियन पॉपुलिज्म की यदि हम बात करें तो ये वाली जो पॉलिटिक्स सोसाइटी के मोरल ऑर्डर को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश करती है। मतलब गरीबों को बोलेगी हम आपके जीवन को ऊपर उठाएंगे, किसानों को अधिकार दिलाएंगे। इस प्रकार के मुद्दे उठा करके ये लोग सत्ता हासिल करने की सोचते हैं। इसको बोलते हैं मोरल ऑर्डर को फिर से व्यवस्थित करना। सेकंड वाला होता है एडिटिव पॉपुलिज्म। ये जो पॉलिटिक्स होती है, ये जो वादे रहते हैं, इसमें एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज़ को मुख्य धारा में शामिल करने की बात करते हैं। जैसे मणिपुर में नेपाली लोग रहते हैं, इनको राजनीति में उतारेंगे, इनको सीट देंगे, इस प्रकार के वादे किए जाना। कोटोडियन पॉपुलिज्म, ये राजनीति स्पेशल ग्रुप्स को संगठित करके समाज में पोलराइजेशन बढ़ाती है कि आओ आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, दूसरे जो ग्रुप के लोग हैं उनमें भेदभाव बढ़ेगा। पोलराइजेशन को जो बढ़ाती है उसको हम बोलते हैं कोटेडियन। और सत्ता में बने रहने के लिए जाति और धार्मिक पहचान का यूज़ करते हैं। ये होती है 3 प्रकार की लोक लुभावन राजनीति, रिकॉर्डिंग पॉपुलिज्म, एडिटिव पॉपुलिज्म एंड कोटेडियन पॉपुलिज्म। मणिपुर में चल रहे जाति संघर्ष में इन तीनों प्रकार की राजनीति हमको देखने को मिली थी, इसलिए यहाँ पर उनका एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब हम कॉन्फ्लिक्ट की रूट तक जाते हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं। मणिपुर का हालिया जो जाति संघर्ष है मुख्य रूप से 2 समुदायों के बीच में था। कौन कौन से? वो है मैतेई समुदाय और कुकी जोमी समुदाय के बीच में हुआ था। इस संघर्ष का मुख्य कारण है इलीगल इनक्रोचमेंट, पॉपी कल्टीवेशन, इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ कार्यवाही था। तत्कालीन मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इन मुद्दों को काफ़ी सख्ती से उठाया, काफ़ी तेजी के साथ में आप लोगों को दबाने लग गए। लेकिन उनकी रणनीति इतनी ज़्यादा आक्रामक थी कि कोकी जूमी समुदाय को ये डिह्यूमनाइजेशन लगी, मतलब उनको पसंद नहीं आई।
इससे दोनों समुदायों में अविश्वास बढ़ा और संघर्ष कम्युनल हॉस्टिलिटी में बदल गया। आगजनी होने लगी, आग लगा रहे हैं, कहीं रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं पत्थर फेंके जा रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिली थी। अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। इसके बाद की क्या चुनौती हमारे सामने आने वाली है, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद, इसकी यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मणिपुर की स्थायी शांति और विकास के लिए कुछ कुछ कदम हमको उठाने जरूरी हैं। जैसे कि इलीगल जो माइग्रेशन हो रहा है उसको आप रेगुलेट करिए। इलीगल माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है? दूसरे देशों से इन राज्यों के माध्यम से लोग एंटर कर रहे हैं। म्यांमार की सीमा से होने वाली जनसंख्या प्रवाह को आप कंट्रोल करिए, लेकिन मानवीय आधार पर विस्थापित लोगों के पुनर्वास की योजना भी आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि वो लोग भाग भाग के आ रहे हैं, उनको खाली खदेड़ दो बस हो गया। सेकेंड नंबर की बात है, अफीम की खेती और वन अतिक्रमण को संतुलित तरीके से आप कंट्रोल करेंगे। ठीक है, पॉपी जो कल्टीवेशन है उसको आप बैलेंस तरीके से अपनाइए। फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट को भी थोड़ा सा बैलेंस बना के आपको चलने की ज़रूरत रहेगी। अब आप ये कहें कि भाई अफीम की खेती लोग, गांजे की खेती लोग बंद कर दें, बंद करने के बाद वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फिर चोरी छिपे करेंगे, तो आपको दूसरा रोजगार अवेलेबल कराना पड़ेगा, तब जाकर के ही वो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। जाति संघर्ष जो चल रहा है उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? तो आपको दोनों समुदाय के साथ बैठ कर के चर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर के सॉल्यूशन आ सकता है। फिर पॉपुलिज्म जो है पॉलिटिक्स में, जिसको लोक लुभावनवाद बोलते हैं, इसको आपको त्याग करना पड़ेगा। जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने से हमको रोकना है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को हमें मजबूत करना है। क्षेत्रीय स्वायत्तता, स्थानीय प्रशासनिक निकायों को मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संतुलन बना रहे। वहीं यदि हम बात कर लें निष्कर्ष की, वे फॉरवर्ड की बात करें, तो देखिए मणिपुर की वर्तमान स्थिति केवल कानून व्यवस्था का संकट नहीं है कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है उसको ठीक करेंगे तो सब सही हो जाएगा, बल्कि समाज और राजनीति में भी संघर्ष चल रहा है। इस संकट से निपटना है तो लोक लुभावन की नीति, पॉपुलिज्म की जो पॉलिटिक्स है उसको छोड़ दीजिए। आप कंसेशनल राजनीति की तरफ आपको आगे बढ़ना है। सहमति आधारित राजनीति लेकर के यहाँ पर आने वाली। मणिपुर का इतिहास दर्शाता है कि किसी भी समुदाय की योग्यता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर किसी भी जाति समूह का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। इसलिए ज़रूरत यह है कि सभी समुदाय के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि राज्य की स्थिरता और विकास सुनिश्चित आप कर सकें। यूपीएससी के हिसाब से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल आए हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की बात कहता है, जो कि मैक्सिमम 3 साल के लिए हो सकता है और 6-6 महीने के लिए इसको बढ़ाते हैं। 2 महीने के भीतर में इसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना पड़ता है। नहीं पास कराएंगे तो राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 174, ठीक है, जिसमें विधानसभा सत्र की बाध्यता की बात कही गई है। क्या बोला जाता है कि 2 सेशन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा गैप 6 महीने का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर हमको एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिला। साथ ही साथ लोक लुभावन राजनीति बनाम सहमति आधारित राजनीति, मतलब पॉपुलिज्म वर्सेस कंसेशन पॉलिटिक्स देखने को मिली। इसके अलावा पॉपी कल्टीवेशन एंड इलीगल माइग्रेशन हम देखे। साथ ही साथ फेडरलिज्म एंड स्टेट सेंटर रिलेशन की भी यहाँ पर हमने चर्चा की है।